डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में तकरीबन 23 लेक्चर हम दे चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 24 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का जो लेक्चर है बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये थ्योरी जो है प्लैंक्स हमारे पास एक साइंटिस्ट गुजरे हैं। प्लैंक्स ने ये थ्योरी पेश की थी और अपने ही नाम के ऊपर ये थ्योरी है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हमारे पास प्लैंक्स जो थे ये एक्सपर्ट इन फिज़िक्स थे। एक्सपर्ट इन फिज़िक्स ये फिज़िक्स के माहिर थे, इसलिए किताब ने लिखा है फिजिस्ट लिखा हुआ है इसको, फिजिस्ट। ये एक्सपर्ट इन फिज़िक्स है। याद रखें, केमिस्ट्री जो है ये फिज़िक्स की एक शाख समझ लें, ब्रांच समझ लें। तो चूँकि फ़िज़िक्स के माहिर थे और केमिस्ट्री के अंदर फ़िज़िक्स की टर्म यूज़ होती हैं, इस वजह से जो है इसने इसको डिस्कस किया है। तो हमारे पास ये प्लैंक्स क्वांटम जो है, प्लैंक्स जो गुज़रे हैं ये एक साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट इन फिज़िक्स थे। हमारे पास साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट इन फिज़िक्स थे। फिज़िक्स के अंदर जो थे ये माहिर थे। अच्छा, 1900 में इसने अपनी थ्योरी पेश की है। थ्योरी का नाम था, थ्योरी जो इसने पेश की है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है 1900 में इसने क्या की है, पेश की है। इसकी थ्योरी को समझने से पहले इसने जो है कुछ बेसिक टर्म की वजाहत की थी। यानी अपनी थ्योरी समझाने से पहले इसने कुछ बेसिक टर्म की वजाहत की थी। इसने कहा था कि हमारे पास जो वेव होती हैं, वेव ये 2 टाइप्स में ले लें वेव्स। एक वेव होती है जिसको कंटिन्यूअस का नाम दिया जाएगा, कंटिन्यूअस। एक वेव होगी जिसको डिसकंटिन्यूअस का नाम दिया जाएगा। ये इसने सबसे पहले 2 बेसिक टर्म यूज़ कराई। इसने कहा कंटिन्यूअस वेव जो है वो इस तरह होगी, ये, और डिसकंटिन्यूअस वेव्स क्या होगी, इस तरह होगी। इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस वेव ये होगी कंटिन्यूअस वेव्स और ये होगी डिसकंटिन्यूअस वेव्स। कंटिन्यूअस वेव ये हमारे पास जा रही है, ये सारी कंटिन्यूअस वेव हमारे पास है। डिसकंटिन्यूअस वेव्स में इस तरह पैकेट्स होते हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहली बेसिक टर्म जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में डिस्कस की गई है वो ये है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसने डिस्कस की, इसने वेव के बारे में बताया कि वेव क्या है। इसने वेव के बारे में बताया कि जिसमें एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो। अगर मैं ये ले लूँ, एक प्लेन ले लूँ इस तरह, और उसमें देखते हैं तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। इसको वेव का नाम दिया गया। ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर जो है ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। इसको इसने एक वेव का नाम दिया। तो पहली बेसिक टर्म इसने कंटिन्यूअस वेव्स डिस्कस की, वेव इस तरह मुसलसल हो। डिसकंटिन्यूअस वेव्स डिस्कस की, इस तरह पैकेट्स की सूरत में वेव्स मौजूद हो, इनको वेव पैकेट्स कहें, वेव्स पैकेट्स, या इनको आप पल्सेस का नाम दें, पल्सेस, वेव पैकेट्स कहें, या इसको पल्सेस का नाम दें, यूनिट वेव्स कहें। यूनिट वेव्स कहें, या आप इनको फोटॉन का नाम दें।
ये सारे नेम जो है प्लैंक्स ने इस्तेमाल किए। अपनी थ्योरी को वजाहत करने से पहले उसने ये नाम जो है इस्तेमाल किए। उसने कंटिन्यूअस वेव बताई, ये होती है जिसके अंदर मुसलसल क्रस्ट एंड ट्रफ पाई जाएं, जिसके दरमियान में तोड़ मौजूद ना हो, ब्रेकनेस मौजूद ना हो, ये टूटे नहीं। डिसकंटिन्यूअस वेव, वो वेव्स, ये वेव नहीं है, ये वेव्स है, मैं इसको वेव्स कह रहा हूँ, ठीक है ना। वेव ये है, ये वेव है, ये वेव है जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो, जिसमें एक से ज़्यादा क्रस्ट हो जाएं और एक से ज़्यादा ट्रफ हो जाएं तो फिर ये वेव्स बन जाएगी, सिंगुलर नहीं होगा वेव, ये फिर वेव्स बन जाएंगी। तो ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म वेव की उसने क्या की, वजाहत की। क्रस्ट इसे कहते हैं, ट्रफ इसे कहते हैं, ये वजाहत उसने हमें करके दी सबसे पहले। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने कुछ बेसिक टर्म हमें मज़ीद भी सिखाई है। उसने कहा है कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट, इसको नाम उसने दिया यूनिट पॉइंट। देखें, उसने अपनी थ्योरी को समझाने से पहले बेसिक टर्म हमारे सामने वजाहत की है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स साहब ने अपनी थ्योरीज को समझाने के लिए बेसिक टर्म हमें सिखाई है। ये हमारे पास एक यूनिट पॉइंट है, यूनिट पॉइंट्स, और ये एक प्लेन हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है ये वेव आई, एक वेव, ये दूसरी वेव। अब देखें ये यूनिट पॉइंट है, एक सेकंड में से यानी हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 सेकंड, एक सेकंड में से देखें ये हमारे पास एक वेव है, एक वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास दूसरी वेव है। तो यहाँ पर आपके पास पैदा हो रही हैं 2 वेव्स, पैदा हो रही है 2 वेव्स आपके सामने आ रही हैं, 2 वेव्स पैदा हो रही हैं। तो एक सेकंड में जो यूनिट पॉइंट है, यूनिट पॉइंट में से एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजर जाएं, इसको नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी का, इसको नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी का। और इसको हम इस निशान से शो करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी का निशान है, इसको हम इस निशान से क्या करते हैं, शो करते हैं। केमिस्ट्री में इसको न्यू का नाम दिया जाएगा। ये जो निशान है केमिस्ट्री में इसको न्यू का नाम दिया जाता है, ऐसे NU। फिजिक्स में इसके लिए F का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फिजिक्स में इसको यूज़ करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए के लफ्ज़, तो हम इसको फिजिक्स में F यूज़ करते हैं। ये जो लफ्ज़ इस तरीके से निशान से शो करें, न्यू के निशान से, ये निशान केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन केमिस्ट्री। यूज्ड इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहली जो बेसिक डिफिनीशन आपके सामने आ रही है फ्रीक्वेंसी की है कि एक यूनिट पॉइंट में से एक सेकंड में से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। अब जैसे यहाँ पर 2 वेव्स गुजर रही हैं तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्स हैं। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसको हर्ट्स कहते हैं, HZ से हम इसको लिखते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 हर्ट्स जो हैं ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स कहलाएगी। तो सबसे पहली वजाहत उसने फ्रीक्वेंसी की गई कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट पॉइंट इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अल्फाज लिख लें, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू unit point in 1 second is called frequency, जिसको हम न्यू से शो करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की तारीफ हमारे सामने आ गई है। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है उसने हमें वजाहत करके दी, जो है वो है वेवलेंथ। ये जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ये लैम्डा से शो करेंगे।
वेवलेंथ। ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है, या ये ट्रफ है और ये ट्रफ है, ठीक है, दो ट्रफ के दरमियान जो फासला है इसको वेवलेंथ का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वेवलेंथ। तो जो दूसरी, ये तो फ्रीक्वेंसी की तारीफ हो गई थी, दूसरी जो है डिफिनीशन वो वेवलेंथ की आ रही है। दूसरी तारीफ जो प्लांक साहब ने हमें बताई है वो वेवलेंथ की है। उसने क्या कहा कि अगर ये एक वेव है, ये एक वेव है और उसमें एक फासला है क्रस्ट के दरमियान या फासला है ट्रफ के दरमियान, इसको वेवलेंथ का नाम दिया गया। तो डिफिनीशन के अल्फाज क्या हो जाएंगे? द डिस्टेंस between two crusts or two trough is known as wavelength। और इसको हम लैम्डा के निशान से शो करते हैं। ये जो निशान है, ये निशान, इसको लैम्डा का नाम देते हैं, लैम्डा कहते हैं। ये दूसरी बेसिक डिफिनीशन जो है उसने हमें सिखाई कि वेव्स के अंदर जो है क्या पाई जाती है? वेव लेंथ पाई जाती है। एक तीसरी बेसिक डिफिनीशन भी हमें सिखा रहा है कि उसने क्या लिया है कि यहाँ पर एक यूनिट लेंथ ले रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट्स सपोज यूनिट लेंथ ले रखी है। क्या ले रखी है? यूनिट लेंथ ले रखी है। यहाँ बना देते हैं, देखें, ये एरिया ले लें और ये इलाका ले लें। इसमें आप देखें ये यूनिट लेंथ ले लें, यूनिट लेंथ, ये इसको आप ले लें यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ ले लें। इस यूनिट लेंथ में देखें कि यहाँ से ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ, इसमें से कितनी वेव्स गुजरी हैं? 1, 2 एंड 3। इसको नाम दिया है वेव नंबर का। इसके लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया, इसको नाम दिया वेव नंबर का, वेव नंबर। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वेव नंबर का इसको नाम दिया, और वेव नंबर को न्यू के निशान से शो करेंगे और इस पर बार लगा देंगे। वेव नंबर को न्यू के निशान से शो करेंगे और इस पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इस डिफिनेशन के अल्फाज क्या हो जाएंगी? द नंबर ऑफ वेव्स, द number of waves in unit length is called wave number। जो यूनिट लेंथ है, उस यूनिट लेंथ में कितने वेव्स आ रही हैं? 1, 2 और 3। तो यहाँ वेव नंबर 3 होगा। यहाँ जो वेव नंबर होगा कितना होगा? 3 होगा। यहाँ अगर वेव नंबर मैं लिखना चाहता हूँ, वेव नंबर, इस वेव नंबर को, तो यहाँ वेव नंबर 3 होगा। ये जो वेव नंबर हमारे सामने आएगा, वेव नंबर जो है यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों? इस यूनिट लेंथ में 3 वेव्स जो है क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं। अच्छा, एक तारीफ जो है वेव नंबर की और भी है, वो क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ है। एक तारीफ वेव नंबर की ये भी है, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये वेव लेंथ के जो रेसिप्रोकल है, यानी वेव नंबर और वेव लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वेव लेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी, वेव नंबर कम होते जाएंगे। वेव लेंथ ज़्यादा होती जाएगी, वेव नंबर कम होते जाएंगे। यहाँ वेव लेंथ कम है तो वेव नंबर 3 है।
वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो हो सकता है वेव नंबर 2 हो जाए, 1 हो जाए। तो इस यूनिट लेंथ में वेवलेंथ कम होती जाएगी तो वेव नंबर ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ को बढ़ा दोगे तो वेव नंबर की तादाद कम होती जाएगी। तो इसको रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ का भी नाम दिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझने से पहले आपको आनी चाहिए। कंटिन्यूअस वेव किसे कहते हैं आपको पता हो, डिसकंटिन्यूअस वेव किसे कहते हैं आपको पता हो, आपके पास जो है क्रस्ट और ट्रफ की मालूमात हो, और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी की पता हो, फ्रीक्वेंसी के बारे में मालूमात हो, और वेव लेंथ, ये फिजिक्स में आप बेसिक चीज़ें पढ़ चुके होंगे, उसको आप इसके बारे में मालूमात आपको हो, वेव नंबर के बारे में मालूमात आपको हो, और इसको हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ को भी वेव नंबर का नाम दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है यहाँ वेव लेंथ को बढ़ाओगे तो वेव नंबर कम होते जाएंगे, अगर वेव लेंथ कम करोगे तो वेव नंबर ज़्यादा होते जाएंगे तादाद में। तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये बेसिक टर्म जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मौजूद हैं, उसके अंदर यूज़ हुए हैं, और उसके बाद अगर आप इन टर्म्स को समझ चुके हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझना क्या होगा, आसान रहेगा। लेकिन अगर आपने इन टर्म्स को सीख लिया है तो मैं साइट पर हो चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, शाबाश, ले लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, इन बेसिक टर्म को समझने के बाद हम आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या कहती है। ये बेसिक टर्म जो है आप लोगों ने सीख चुकी हैं। अब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ चलते हैं। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुख्तलिफ पास्टुलेट आपके सामने आ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेव आपके सामने आ रही हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है थोड़ा सा बोर्ड हमारा गंदा हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बोर्ड की खूबसूरती तो असल नहीं है, असल तो आपको समझ आ जाए तो ठीक है, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, तो 1900 में प्लैंक साहब ने थ्योरी पेश की। उसने क्या ली कि उसने एक हॉट ब्लैक बॉडी ली। अब थ्योरी को समझो, हॉट ब्लैक बॉडी ली। ये एक बॉडी ले रहे हैं हम, इसको हॉट ब्लैक बॉडी आप समझें, हॉट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? जिसके ऊपर रेडिएशन गिरे और वो रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करे। रेडिएशन में वेवलेंथ्स होती हैं, तो इन वेवलेंथ्स को ये एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर रेडिएशन आ रही हैं, ये रेडिएशन आ रही हैं, ये रेडिएशन, और जब ये रेडिएशन इस पर आ रही हैं, रेडिएशन, तो ये इन रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करता है। एब्ज़ॉर्ब्ड रेडिएशन ऑफ ऑल काइंड, ऑल काइंड से मुराद वेवलेंथ नहीं, ऑल काइंड से मुराद क्या? ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ को एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। एब्ज़ॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल काइंड्स, यानी रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करेगा, इज़ नोन एज ब्लैक बॉडी, इज़ नोन एज ब्लैक बॉडी। तो ये ब्लैक बॉडी कहलाएगा। जिस तरीके से एक काले रंग के अंदर ये सिफत है, एक ब्लैक कलर के अंदर ये सिफत मौजूद होती है कि ब्लैक कलर के ऊपर जब रेडिएशन शुआएँ गिरती हैं तो ब्लैक कलर उन सारी शुआओं को जज़ब करता है। इस वजह से उसको ब्लैक का नाम दिया जाता है। तो ब्लैक कलर के अंदर ये मशहूर सिफत है। तो इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहा गया? जिस तरीके से ब्लैक कलर रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करता है, ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन को, इस तरीके से ये ब्लैक बॉडी के अंदर भी ये सिफत है कि ये रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करती है। इसी वजह से तो है इसको ब्लैक का नाम दिया गया। ये रीज़न है इस चीज़ की कि इसको ब्लैक का नाम दिया गया। तो प्लैंक्स ने क्या किया, ये ब्लैक बॉडी ली उसने
ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी उसने ली, हॉट ब्लैक बॉडी ली, हॉट ब्लैक बॉडी ली, और इस हॉट ब्लैक बॉडी के अंदर जिस तरह सिफत रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, इस तरीके से ये रेडिएशन भी खारिज कर रही है। इस तरीके से रेडिएशन भी खारिज कर रही है। रेडिएशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ले, रोशनी की सूरत में, और यहाँ पर जो लाइट पैदा हो रही है रेडिएशन, ये पैदा होंगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इन वेव को देखा गया है कि ये डिसकंटिन्यूअस वेव है। डिसकंटिन्यूअस वेव्स हैं ये। इससे पहले एक नज़रिया ये था कि वेव्स इन कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगी। बिफोर प्लांक्स ये कंसेप्ट राइज था कि वेव्स कंटिन्यूअस फॉर्म में पाई जाएंगी, यानी बिफोर प्लांक्स से पहले जो था, इट वॉज बिलीव्ड, ये माना जाता था दैट द रेज प्रोड्यूस्ड, रेज से मुराद आप वेव लें, वेव्स प्रोड्यूस इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ये नज़रिया था कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। लेकिन इसने इस नज़रिए को रिजेक्ट किया। प्लांक्स ने आकर इस नज़रिए को, ये जो नज़रिया था, प्लांक्स ने इस नज़रिए को रिजेक्टेड किया कि वेव्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, वेव्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, बल्कि वेव्स जो है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। वेव्स इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। आप इसको डिस्क्रीट पैकेट्स कहें, डिस्क्रीट पैकेट्स कहें। तो ये जो वेव्स हमारे सामने आ रही हैं, ये वेव्स जो ब्लैक बॉडी से निकल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये वेव्स कंटिन्यूअस नहीं होंगे, बल्कि इनमें वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन की वजह से ये वेव्स पैदा हो रही हैं। और जब ये वेव्स पैदा होंगी तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होंगी, बल्कि किस सूरत में होगी, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में वेव्स क्या होंगी, पैदा होंगी। तो वेव्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि वेव्स डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में पाई जाएंगी। अब ये जो वेव्स हमारे सामने पैदा हो रही हैं, जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हमारे सामने पैदा हो रही हैं, इनको 3 नाम उसने दिए, यूनिट वेव्स, वेव पैकेट्स, या पल्सेस ऑफ एनर्जी। यूनिट वेव्स, आप इसको यूनिट वेव्स कहें, यूनिट वेव्स, वेव पैकेट्स कहें, वेव पैकेट्स, वेव पैकेट्स, या पल्सेस ऑफ एनर्जी। पल्सेस ऑफ एनर्जी, कभी आप इसको नाम दे सकते हैं। इसको आप वेव पैकेट्स कहें, यूनिट वेव्स कहें, या पल्सेस ऑफ एनर्जी का भी इसको नाम दिया जाएगा। चूंकि ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, रोशनी की सूरत में है, तो यहाँ ये रोशनी पैदा करेंगी। क्या पैदा करेंगी? रोशनी पैदा करेंगी। तो ब्लैक बॉडी, हॉट ब्लैक बॉडी जब ये लाइट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या पैदा होगी? रोशनी पैदा होगी। तो ये जो वेव पैकेट्स हैं, या यूनिट वेव्स हैं, या वेव पैकेट्स हैं, या पल्सेस ऑफ एनर्जी हैं, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्लांक्स ने क्वांटम।
इनके लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने, क्वांटम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी इस यूनिट वेव को आप क्वांटम कह सकते हैं, वेव पैकेट को आप क्वांटम कह सकते हैं। आप इसके लिए लफ्ज़ क्वांटम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट वेव्स को, वेव पैकेट्स को, पल्सेस ऑफ एनर्जी को आप क्वांटम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वेव्स ज़्यादा है, ये वेव्स क्या है, ज़्यादा है, तो आप क्वांटम की बजाय क्वांटा का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, QUANTA, क्वांटा। ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल है ऑफ क्वांटम का। ये हमारे पास क्वांटम का प्लूरल है, उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हमारे पास जो है ये प्लूरल इस्तेमाल होता है, क्वांटम। क्वांटम का प्लूरल है क्वांटा। तो ये क्वांटम हमारे पास होगी। और अगर लाइट हमारे पास मौजूद है, क्वांटम को जो हम लाइट की सूरत में देंगे, फॉर लाइट रेडिएशन हो, फॉर लाइट रेडिएशन हो, तो फिर इस क्वांटा को नेम दिया जाता है फोटॉन। क्वांटम होगा तो फोटॉन, क्वांटा होगा तो फोटॉन्स का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। एक फोटॉन है, ये 2 फोटॉन है, या 3 फोटॉन है। एक रेस है तो 1 फोटॉन होगा, एक वेव है तो 1 फोटॉन होगा, 2 वेव है तो 2 फोटॉन होगा, 3 वेव होगा 3 फोटॉन होगा। इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इसे कहेंगे, क्वांटम कहें या फोटॉन कहें। अगर हॉट बॉडी है और हीट रिलीज हो रही है तो हम क्वांटा कह सकते हैं या क्वांटम कह सकते हैं। लेकिन अगर लाइट हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, हमने इसके ऊपर तफसीलन लेक्चर दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन जो है, बोर एटॉमिक मॉडल को तफसीलन देखा हुआ है। स्पेक्ट्रम ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल को ज़रूर चेक करें इस लेक्चर को आने से पहले। तो यहाँ जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट जब होगी तो इसको फोटॉन का नाम दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यह देखा गया है कि हमारे पास जो रेडिएशन पैदा हो रही है, रेडिएशन जो पैदा हो रही है वो डिफरेंस पैदा हो रही है इन ए डिफरेंट टेम्परेचर। जो रेडिएशन पैदा हो रही है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, वो रेडिएशन डिफरेंट पैदा हो रही है। यानी रेस जो है, हमने देखा है कि रेस जो है ये डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट पैदा हो रही है। जितना हम टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, रेडिएशन उतनी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है। हमने ये देखा है कि टेम्परेचर को जब हमने इंक्रीज़ किया तो जो रेडिएशन थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ किया गया तो जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेडिएशन बढ़ रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ रही थी। वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन वेव्स का, ये भी बढ़ रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेडिएशन बढ़ रही थी, शुआएं ज़्यादा खारिज हो रही थी। टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेडिएशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई। तो ये हमारे पास जो थ्योरी आ रही है, इस थ्योरी को, ये जो थ्योरी है इसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का नाम देते हैं। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के इन सारे पॉइंट्स को मैंने इनका खुलासा आपके सामने रखा है, इनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। अब ये चीज़ जो एक्सपेरिमेंटल बेस पर कंक्लूड की गई है, एक्सपेरिमेंटल बेस पर इस चीज़ को कंक्लूड किया गया है, कंक्लूडेड है कि एनर्जी जो है जो पैदा होगी, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस स्टेट की तरफ आ रहा है, ये तो यहाँ एनर्जी पैदा होगी। मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ।
अगर इस आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं और चेंज इन एनर्जी देखना चाहते हैं तो लिखें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर, तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक मिल जाएगा, या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएँ तो इंशाल्लाह टॉपिक मिल जाएगा। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। हमारे पास ये जो एनर्जी पैदा हो रही है ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर देखा गया है कि जो हमारे पास एनर्जी पैदा हो रही है, इस एनर्जी से मुराद आपने फोटॉन लेना है, इस एनर्जी से मुराद आपने फोटॉन लेना है, इस एनर्जी से मुराद आपने लाइट लेनी है, कि हमारे पास जो एनर्जी पैदा हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे h फ्रीक्वेंसी, ये x जो है इसको नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया गया, और इस h की वैल्यू है 6.3232 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 34। ये जो h की वैल्यू हमारे सामने आ रही है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3 जूल सेकंड, ये h की वैल्यू आ रही है। तो आपके सामने एक फार्मूला ये डिराइव हो रहा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोटॉन लाइट कितनी ज़्यादा होगी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, लाइट उतनी ज़्यादा होती जाएगी, फोटॉन उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मैं समझा चुका हूँ इब्तिदा में, उसने पहले प्लैंक्स में फ्रीक्वेंसी की तारीफ़ें आपको समझा दी थी। तो ये सबसे पहला पास्टुलेट्स जो और पास्टुलेट्स आ चुके हैं उनका खुलासा आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह इसको लेक्चर को देखने के बाद आप किताब को देखेंगे तो पास्टुलेट आपको क्लियर होंगे। तो ये जो आपके सामने एनर्जी है ये बराबर हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी के। तो ये फार्मूला आपके सामने क्लियर होना चाहिए जिसको आपने देख लिया है। एक बार ये पॉइंट आप ले लें, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से थ्योरी स्टार्ट हो रही है ब्लैक बॉडी की, पॉइंट्स यहाँ पर भी आ गया है। एक पॉइंट मज़ीद जो देखा गया है, एक पॉइंट्स जो मज़ीद देखा गया है वो ये देखा गया है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्स रिलेशन रखती है वेवलेंथ के साथ। ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर उसने निकाला, ये वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन रखती है। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अब लेट्स सपोज यहाँ ये एक सेकंड ये इस पॉइंट से हम ले रहे हैं और इस पॉइंट में से ये एक वेव गई और यहाँ से इस ये पॉइंट यहाँ पर अगर जगह क्रिएट कर सकें। अब थोड़ा इस पॉइंट को वजाहत करते हैं, थोड़ा आप इसको नोट कर लें, इसको नोट कर, मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। इस पॉइंट को इधर नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए ना, ये जो हमारे सामने रिलेशन आ रही है इस रिलेशन को आप थोड़ा सा देखें। ये रिलेशन हमसे कह रही है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्स रिलेशन रखती है वेवलेंथ के। मैंने ये पॉइंट ले रखा है, मैंने ये पॉइंट ले रखा है, ठीक है। ये मेरे पास जो है प्लेन है और ये एक प्लेन है। अब देखें ये एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, ये तीसरी वेव हो गई। ये देखिए ये वन वेव है, ये दूसरी वेव है और ये तीसरी वेव है। अब ये यूनिट पॉइंट है, ये यूनिट पॉइंट एक सेकंड में इस यूनिट पॉइंट में से 3 वेव गुजर रही हैं, 1, 2 और 3। तो फ्रीक्वेंसी आएगी 3 हर्ट्ज़ आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखें इसको, यहाँ से देखें वेवलेंथ बढ़ गई, ये देखें ये एक वेव है, ये क्या है, एक वेव है। वेवलेंथ बढ़ चुकी है यहाँ पर, यहाँ वेवलेंथ कम है, यहाँ वेवलेंथ कम आएगी,
यहाँ वेवलेंथ बढ़ चुकी है, ये वेवलेंथ कम है, यहाँ वेवलेंथ क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। तो वेवलेंथ जब ज़्यादा हो जाएगी वेवलेंथ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इस सूरत में 1 हर्ट्ज़ आ रही है। तो वेवलेंथ बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। V इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई 1/λ ले लेंगे ये, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू C/λ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C/λ के हिसाब से भी इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट ले, ये जो C है, ये C, क्योंकि हम फोटान ले रहे हैं और फोटान से मुराद हम लाइट लेते हैं, तो ये जो C आपके सामने मौजूद है इसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी ये कीमत है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके सामने आएगी स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके सामने जो है डेरिवेशन आ रही है। एक डेरिवेशन यहाँ पर है, इसको अच्छे तरीके से नोट करें, ये ए हो जाएगा। एक डेरिवेशन यहाँ पर है, इसको अच्छे तरीके से नोट करें, ये बी हो जाएगा। अगर मैं इसको सी की सूरत में लिखना चाहूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, सी को अकेला छोड़ो तो सी बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, इसके बराबर आ जाएगा ये। तो इसको आप इक्वेशन नंबर सी कर लें, सी नहीं करना चाहते तो कोई इक्वेशन एक्स कर लें, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है। तो ये डेरिवेशन जो है आपके सामने आ रही हैं, इनको अच्छे तरीके से क्या करें, नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, इन सारी डेरिवेशंस को अच्छे तरीके से क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लें, शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, थोड़ी इसको साफ़ करते हैं। ये जो दरमियान में लगा हुआ है इसको आपने पहले भी नोट कर लिया होगा। तो आपके सामने बॉडी लगी हुई है, हार्ड बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, इन सारी बॉडीज़ को आपने नोट कर लिया होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर पॉइंट्स की वजाहत आप लोगों के सामने कर सकूँ। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, उम्मीद है। अच्छा जी, इसको साफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपके पास ये तो क्लियर हो गया कि ये एनर्जी जो है ये बराबर है एच फ्रीक्वेंसी के। ये प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे सामने। अब आपको ये पता है कि हमारे पास शेल्स होते हैं बोर के हिसाब से। ये शेल एन की कीमत 1 है, इस शेल में एन की कीमत 2 है, इस शेल में एन की कीमत 3 है। ये शेल होते हैं न्यूक्लियस के आसपास। ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। यहाँ पर एन की कीमत 1 है, यहाँ पर एन की कीमत 2 है, यहाँ पर एन की कीमत 3 है, यहाँ एन की कीमत 4 है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ एन की कीमत आपके सामने मौजूद है, एन की कीमत नज़र आ रहा है जी। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ एनर्जी को देखा गया है कि इसको यहाँ पर एनर्जी को मल्टीप्लाई किया गया है एन एच फ्रीक्वेंसी के साथ, ये वैल्यू आई। इससे ये है कि ये जो एनर्जी है वो हर शेल के हिसाब से, फॉर एवरी शेल के हिसाब से वो फिक्स्ड है। एवरी शेल के हिसाब से एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है।
हम इसे कहते हैं द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। द एनर्जी इज अ क्वांटाइज्ड। हम इस लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि एनर्जी जो है ये फिक्स आ रही है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। मिसाल के तौर पर हम इसको मिसाल से समझते हैं। एग्जांपल देखें, एग्जांपल कर लेते हैं। लेकिन लेट करते हैं हम इस चीज़ को, ये चीज़ मैं लेट कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, ये चीज़ मैं लेट कर रहा हूँ, समझाने के लिए आज से लेट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एच सी की जो वैल्यू है ये 2 है, मैं लेट कर रहा हूँ समझाने के लिए आज से। और मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू 2 है, ये मैंने लेट किया हुआ है। और आपके पास n की कीमत 1 है, यानी के शेल है, और आप उसकी एनर्जी मालूम करना चाहते हैं। तो क्या होगा, फार्मूला तो ये है ना, n h फ्रीक्वेंसी, तो E बराबर n की कीमत 1 है और इसकी कीमत 2 है, हमने ले रखी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो E की वैल्यू आएगी एनर्जी की वो 2 जूल आ जाएगी। 2 जूल, मुझे नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कट गया होगा, नज़र आ रहा है जी, 2 जूल आ रहा है। तो देखिए यहाँ एनर्जी 2 जूल आ रही है। लेट सपोज जो है हमने तो ये ले रखा है कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ रही है, ये हमने लेट कर रखा है। अगर हमारे पास n की कीमत जो है, इसको साफ कर देता हूँ, जो n की कीमत है, n की कीमत वो 2 आ रही है, n की कीमत हमारे पास 2 आ रही है, यानी शेल L हो गया है। मैं एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ, और ये होगा n h फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू तो 2 हमने लेट कर रखी है, तो E बराबर हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये तो मैंने 2 लेट कर रखी है ना यहाँ पर, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, आपके पास 4 जूल। इस तरीके से यहाँ अपने पास एनर्जी आपने ले रखी है। इस तरीके से आपके पास एनर्जी जो आएगी, n कीमत आपने 3 ले रखी है, n की कीमत जो है आपने यहाँ पर 3 ले रखी है, तो ये जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 6 जूल आ जाएगी। तो हर शेल की अपनी एनर्जी होगी, ये एनर्जी शेल के अंदर फिक्स है, जिसको क्वांटाइज का नाम दिया जाएगा। तो एनर्जी जो है यहाँ पर क्वांटाइज्ड है, इस वजह से लफ्ज़ ने क्वांटाइज किया है कि एनर्जी जो है हर शेल के अंदर फिक्स होगी, क्योंकि क्वांटम नंबर जो है, क्वांटम नंबर जिनसे लागत में पढ़ेंगे, यहाँ जो क्वांटाइज से मुराद क्या लेंगे हम, एनर्जी फिक्स है। ये वैल्यूज मालूम हो तो यहाँ शेल के हिसाब से एनर्जी को फिक्स करना है, हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी आपके सामने आ जाएगी। इसे हम कहते हैं एनर्जी इज़ अ क्वांटाइज, एनर्जी क्या हो चुकी है, क्वांटाइज हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। फिर एक डेरिवेशन हम करते हैं, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। मैं साफ करने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने एक डेरिवेशन हमें निकाल कर दी है, उसको हम प्रूफ करते हैं। ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं, उम्मीद है आपने सारी वैल्यूज़ को नोट कर लिया होगा। या वीडियो को पास करें फिर नोट करें, वीडियो को आप रिवाइंड करें फिर नोट करें, आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से आप इसको नोट करना चाहते हैं। लेक्चर तो आपके पास महफूज रहेगा। अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो लेक्चर को थोड़ा मुख्तसर रखें। असल में कंटेंट अगर हम देना चाहते हैं तो फिर तो ज़रूरी है कि आपको थोड़े से लंबे लेक्चर लेने पड़ेंगे, चीज़ों की वजाहत अगर करनी है, ये थोड़े से लेक्चर लेंथी रहेंगे। तो बहरहाल अगर आप लोगों ने MD कैट है या ईटा है उसको अच्छे तरीके से टैकल करना है तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इन लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है ना। तो आपके सामने हम यहाँ पर एक प्रूव इट, ये एक वैल्यू जो है आपसे मांगता है कि आप इसको क्या करें, प्रूफ करें। वो वैल्यू हमारे सामने क्या है, E बराबर है HC, E बराबर है HC वेव नंबर, इसको प्रूफ करें, HC वेव नंबर। तो सॉल्यूशन लेते हैं, इसको कैसे प्रूफ करें, छोटा सा सवाल है,
आपको पता है कि आपने जो है अभी कुछ देर पहले, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो है इज़ इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी के बराबर है। ये हमने वैल्यू ली थी अभी। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्स रिलेशन रखती है किसके साथ, लैम्डा के साथ। ये लैम्डा के साथ क्या रखती है, इन्वर्स रिलेशन हमारे पास रखती है। हमने अभी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आएंगे सी मल्टीप्लाई बाई 1/λ। हमने ये भी पढ़ा था कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/λ, सी से मुराद स्पीड ऑफ लाइट। हम अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, ये जो इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, ये इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 ना करें, ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपके सामने इसकी इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, पुटिंग, यहाँ फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in equation 1, the value of frequency, आपने कौन सी वैल्यू डालनी है, the value of frequency, फ्रीक्वेंसी से मुराद हम ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, यह आपने पुटअप करनी है। यहाँ पुटअप कर देते हैं, ई बराबर है एच फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ई बराबर है एच और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने यहाँ से ले रखी है मल्टीप्लाई बाय c/λ, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एच सी मल्टीप्लाई बाई 1/λ। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1/λ लिख लेंगे। इससे आप इक्वेशन नंबर ए कर लें या बी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इक्वेशन नंबर ए कर लें, इक्वेशन नंबर ए कर लें। वी आल्सो नो दैट हम ये भी जानते हैं कि वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल है वेवलेंथ के। वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल है वेवलेंथ के। इसे इक्वेशन नंबर बी कर लें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में वैल्यू डालें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, इक्वेशन बी की इक्वेशन ए में डालें यहाँ पर। तो इक्वेशन ए क्या था, ई, इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, ई बराबर है एच सी 1/λ, ये इक्वेशन ए थी। यहाँ पर 1/λ की वैल्यू जो है ये बराबर है वेव नंबर के, तो यहाँ पुट कर देते हैं। ई बराबर है
एच सी मल्टीप्लाई बाई वेव नंबर, ई बराबर है एच सी वेव नंबर। तो हेंस प्रूफ। तो ये एक रिलेशनशिप आपके सामने आ गई है, ये रिलेशनशिप आ गई है एनर्जी की जिसको आपने फोटॉन का नाम दिया है, स्पीड ऑफ लाइट की और वेव नंबर की। तो आप इस तरीके से इन वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। इन पोटेंशियल एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल लगे हुए हैं, तो उसको हम तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। तो सरदस इन सारे डेरिवेशन को आपने मालूम कर लिया है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। वेव लेंथ आपके पास मौजूद है, वो भी क्लियर हो चुकी है, मैं साइड पर हो गया हूँ। तो हमारा आज का लेक्चर था, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। देखें, अगर आप कंटेंट लेना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना चाहते हैं केमिस्ट्री को, तो हमारे लेक्चर को पूरा देखा करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के इल्म में बरकत डाले।